बाजार बोलता है, एफआईज डीआईज का डेटा तो ठीक ही बोल रहा है, लेकिन कल का मार्केट ऐसा बोलता हुआ दिखा नहीं। एफआईज डीआईज दोनों ने ही खरीदारी की। परसों के सत्र में भी एफआईज डीआईज दोनों ही खरीदार थे। हालांकि एफआईज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव साइड पर जाकर नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खरीदारी है उनकी साइड से, कोई सेलिंग नहीं है। तो सेलिंग किस साइड से आया कल, ये बड़ा जानना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एफआईज ने कल 584 करोड़ की बाइंग की, डीआईज ने करीब 1083 करोड़ की बाइंग की। परसों का भी जो सत्र था वो इसी तरह का था कि एफआईज ने थोड़ी हल्के हाथ से खरीदारी की थी, डीआईज अच्छी एग्रेसिव बाइंग कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके कल का मार्केट पिटा, ये बड़ा सरप्राइज था। और साथ ही आज के मार्केट में भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने के लिए मिल रहा है। ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी कुछ ग्लोबल खबरें हैं, खासतौर से अमेरिका पर, अमेरिका से जिनका इम्पैक्ट जो होगा वो दुनिया भर के बाज़ारों पर देखने के लिए भी मिल रहा है। डाउ जोन्स 1% तेज है रहा कल के सत्र में, शंघाई करीब 1% तेज है, हैंसेंग 1.5%, निकाई 1%, कोस्पी में करीब आधा फीसदी की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। ग्लोबल खबरों में देखें तो जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो यही है कि फेड ने अब ये चूंकि मान लिया है ऑलमोस्ट कि अब जो इन्फ्लेशन है वो 2% के नीचे तो नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको दरें घटाने की शायद पहल कर देनी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त में शायद ये ऐसा रेट कट होगा, लेकिन सितंबर पर मार्केट में ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो बैट लगा रहे हैं कि 65% तक लोग बैट लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं फेड का इंटरेस्ट रेट कट आता हुआ दिखाई देगा। सोना, चांदी, माइनिंग, तीनों ही शेयरों में, तीनों ही कैटेगरी में उछाल देखने के लिए मिला कल के सत्र में अमेरिका में। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं सर फेड का रेट कट? सुनते सुनते सर काफ़ी महीने बीत गए, अगर असलियत में आएगा तो क्या मार्केट इस पर कुछ पॉजिटिवली रिएक्ट कर पाने की स्थिति में है? क्योंकि अमेरिका का बाजार भी ऑल टाइम हाई पर है, हम भी ऑल टाइम हाई पर हैं, दुनिया के ज़्यादातर बाजार ऑल टाइम हाई पर हैं। देखिए, डेफिनेटली रेट कट, टोकन रेट कट्स आने वाले हैं। आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि 25-25 पॉइंट्स रेट कट्स आएंगे, तो वो उम्मीद नहीं है। हमें लगता है ओवरऑल 2 या 3 रेट कट हो सकते हैं। और वो भी कैसे मालूम, 10 बिप्स 15 बिप्स के आसपास है, तो टोटल आपका 30 से 40 बिप्स का टोकन रेट कट हो सकता है प्राइवर टू इलेक्शंस। तो जी। उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फ्लोज आ सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। और इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज। लेकिन उसके अगेंस्ट आपको Q1 के रिजल्ट्स और बजटरी एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों, और जो बजट आएगा उसका भी आपको विश्लेषण थोड़ा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो दौर है अभी से लेके 22 तारीख तक, और दूसरा दौर 22 तारीख से लेके अगले फेड मीट तक, आपको ये दो पार्ट में उसको देखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग सर ने तरीका बताया कि मार्केट को किस तरह से देखना है। आपको 22 तारीख तक देखना है एक अलग तरीके से, और 22 तारीख के बाद यानी कि 23 तारीख को जब बजट होगा तो आपको दूसरे तरीके से देखना है। लेकिन जो आज खबर है उसको एक बार और जायज़ा लेते हैं कि फेड ने जो ये रेट घटाने की बात के इंडिकेशन दिए हैं, जो फेड के गवर्नर ने कल जो स्पीच दी है उसके बाद हमने देखा कि मेटल की कीमतों में भी एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं सेल, हिंदुस्तान कॉपर, नालको, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स को? देखिए, स्टील सेक्टर में 1500 रुपए पर केजी का प्राइस कट लिया हुआ है, पर टन, ओके। सॉरी। तो थोड़ा स्टील नरम रहेगा। बट जहां तक बाकी के बेस मेटल्स का सवाल है, हमें लगता है कि इन्हें आप मॉनेटरी मेटल्स के हिसाब से ही समझने का कोशिश कीजिए। इसका कहना क्या है कि आप देखोगे जैसे फेड के रेट घटेंगे, तो आप देखोगे निवेश हार्ड कमोडिटीज में चला जाएगा, जैसे कि मेटल्स है, धान्य है, ये सारी चीजों में सप्लाई चला जाएगा। जी, बिल्कुल। सर, अगर हम देखें तो फेड का जो रेट कट होगा, जिस तरह से हमने देखा कि सोना चांदी की कीमतों पर भी उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस या माइनिंग कंपनीज लाइक हिंदुस्तान जिंक और वेदांता? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये सारी कंपनीज बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। और खास करके हिंदुस्तान जिंक, वेदांता एंड ऑयल गैस स्टॉक्स, HOEC बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी। कुछ एक सवाल भी दर्शकों के मिल रहे हैं, वो भी लेते हुए चलते हैं। राजेश कुमार जी का सवाल है रेमंड के शेयर पर। सर, रेमंड पिछले 2-3 सत्रों से लगातार गेनर्स की लिस्ट में बना हुआ था, कैसे इसको देखना चाहिए? सर, इसकी जो
डीमर्जर हो रहा है रियलिटी बिजनेस और रेमंड फैशन का, जी। उसके चलते ये एंटिसिपेशन में, क्योंकि बेटर वैल्यू डिस्कवरी हो रही है फ्रॉम रेमंड रियल्टी, तो ओके। इसके पीछे दोनों धंधे चल रहे हैं। तो अच्छा खासा फोकस रहेगा, दोनों सेगमेंट सेपरेटली लिस्ट होंगे तो कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा, और कंपनी का भी कंसंट्रेशन दोनों बिजनेसेस ठीक ठाक रहेगा, तो उसके पीछे मार्केट में ऑप्टिमिज्म चल रही है, उसके खातिर बढ़ रहे बजाय। जी। राजू जी का सवाल है, आई एम, माफ़ कीजिएगा, राजेंद्र जी हैं फ्रॉम कर्नाटका। इन्होंने हुडको के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 315 के। पूछ रहे हैं कि कितने लंबे समय तक इनको रखना चाहिए अच्छे मुनाफे के लिए। देखिए, अगर आप देखिए हुडको में देखिए ऑल इंडिया लेवल पे हाउसिंग यूनिट्स की काफी इन्वेंट्री कम हो चुकी है, जी। और इसके चलते हमें एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड अच्छी रहेगी, और उसको जो आपके जो हुडको जैसी कंपनी जो फाइनेंस करती है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, वो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट का भी थ्रस्ट रहेगा टुवर्ड्स दिस सेक्टर। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि हुडको में अगर आप 1 से 2 साल तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे मुनाफे कमाने को मिलेंगे। जी। कुछ और खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं। एसबीआई को एक बड़ी फंडिंग मिली है। एसबीआई ने बॉन्ड्स इशू किए थे मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, जिसमें कि 5,000 करोड़ रुपए के उन्होंने बॉन्ड इशू किए थे। लेकिन उस पर बिड इतनी अच्छी आई कि उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए रेस कर लिए। इंफ्रा बॉन्ड उन्होंने जारी किए थे जिसमें कि 3.6 गुना बोलियां लगी हैं। विनीत सर, एसबीआई के बॉन्ड्स को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? देखिए, मार्केट में ना अगर आप इक्विटी मार्केट को छोड़ के देखेंगे तो क्वालिटी पेपर के लिए बहुत डिमांड है, और ओके। इसके चलते हमें लगता है कि ये काफी अच्छी चीज है। एसबीआई का जो फ्रेंचाइज है बहुत स्ट्रांग है, सिक्योर है, और लोगों का इसमें विश्वास अटूट रहने के कारण हमें लगता है कि इनकी जो बॉन्ड को जो डिमांड मिला है वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जी। तो यहाँ पर एसबीआई के बॉन्ड को अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ। सर, एक खबर और बड़ी थी, बीपीसीएल एक बड़ा निवेश कर सकती है। कल जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ बीपीसीएल के ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, और बीपीसीएल हो सकता है कि एक बड़ी रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में सेटअप करने का प्लान करे। 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए का ये निवेश हो सकता है। सर, ये जो पॉलिटिकली चेंजेस हुए, जिसमें कि आंध्र प्रदेश का भी रोल अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आ चुका है, ये उसका इम्पैक्ट माना जाए। साथ ही बीपीसीएल पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इतना बड़ा निवेश, क्या रिफाइनरी लगाना एक वाइबल है इस समय पर? देखिए, इसमें तीन पहलू है। जब भी आंध्रा और तेलंगाना का बाइफरकेशन हो गया था, तभी हैदराबाद जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सचेकर है वो तेलंगाना के साथ चला गया। तो आंध्र में काफी अंडर इन्वेस्टमेंट हुई, और इसको अगर आपको प्रायोरिटाइज करके नेशनल एवरेज की ओर लेके आना है तो आपको यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा। तो बीपीसीएल का आंध्र में रिफाइनरी डालना एक अच्छी बात है टुवर्ड्स द स्टेट के ग्रोथ के हिसाब से। और एक चीज अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। इंडिया में जो मार्केट है वो सबसे बड़ा है, और हमारे इधर पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ने वाली ही है आगे जाके। तो जी। इसके चलते उनके प्लान्स के हिसाब से बीपीसीएल को तो रिफाइनरी कहीं लगाना था, और अगर आप आंध्र में लगाते हो तो इससे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो जाता है। स्टेट को भी बेनिफिट होता है और अपना इंक्रीमेंटल केपेक्स भी आता है, जहां से वो स्टेट भी बेनिफिट करेगा और देश भी बेनिफिट करेगा। बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर सोनी हैं जोधपुर से। सोनी जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। हेलो। जी सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मिथुन सर, नमस्ते। जय श्री कृष्णा सर। सर, जय श्री कृष्णा। सर बताइए। हाँ, ऐसा ऐसा मेरे पास में हैप्पीएस्ट माइंड है, 125 शेयर 926 की एवरेज के हैं। कुछ तो जी। क्या आईपीओ के थे 166 के भाव के, और 75 बाद में मैंने लिए थे 1432 के आसपास। तुम एवरेज जो पड़ता है वो 926 पड़ता है, और शेयर भी काफी नीचे चल रहा है सर। क्या करना चाहिए? करीब 100 रुपए कम चल रहा है।
बिल्कुल। होल्ड विनीत करना सर, या निकलना है इसे। बिल्कुल पूछ लेते हैं सर। विनीत सर, हैप्पीएस्ट माइंड सर थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग शेयर रहा है, लेकिन इसके जो Q4 के रिजल्ट्स थे वो तो ठीक थे, लेकिन काउंटर ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। क्या करना चाहिए अभी ने? नहीं, आपको और एक इतना अगर आप रुके हो तो मुझे लगता है कि इसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के लिए भी आप रुके। उम्मीद है कि ये क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो टर्न अराउंड हो सकता है कंपनी में। अगर रिजल्ट खराब आए तो आप फिर निकल लेना इसमें से, क्योंकि हमारा ओवरऑल ध्यान आईटी स्टॉक्स में काफी मंदा है। और दूसरी चीज हमें लगता है कि ये अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो आगे जाके माहौल और आईटी स्टॉक्स के लिए बिगड़ सकता है। तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिए और जैसे मैंने कहा वैसे इसमें आप ट्रेड करें। जी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर कल के सत्र में आती हुई दिखाई दी, वो थी ग्लेनमार्क लाइफ में ओएफएस आ रहा है और ग्लेनमार्क फार्मा अपना स्टेक पूरी तरह से बेच देगी। करीब 8% का स्टेक है जो कि वो एग्जिट कर रहे हैं और ओएफएस आज से कल तक खुला रहेगा, जिसमें कि 810 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। विनीत सर, ग्लेनमार्क जैसी कंपनी अपनी लाइफ सेगमेंट से एग्जिट कर रही है, इसको किस तरह से देखना चाहिए दोनों ही शेयर्स के लिए? देखिए, ग्लेनमार्क ग्लेनमार्क फार्मा काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। ग्लेनमार्क लाइफ भी अच्छी करेगी क्योंकि इनका एपीआई का बिजनेस है और ये अभी निरमा की मैनेजमेंट चलाती है। तो हमें लगता है कि दोनों कंपनी के लिए ठीक रहेगा कि जो ओवरहैंग है स्टॉक पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में कम हो जाएगा और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को कैश आएगी जो वो ऑप्टिमली डिप्लॉय कर सकती है अलग अलग बिजनेसेस में। जी। एक अब चूंकि बजट का सीजन आ चुका है तो एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की बजट को लेकर, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ उनकी हाइलाइट्स हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि FY25 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी का 5.1% ही रहेगा, ऐसा बजट में अनाउंसमेंट आ सकती हैं। उनका कहना है कि कैपेक्स बढ़ाकर रोजगार पर फोकस करेगी सरकार, क्योंकि सरकार को रोजगार को लेकर थोड़ा सा प्रेशर बना था चुनाव में, और इसलिए अब सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, कैपेक्स पर खर्च करना होगा और उसकी वजह से रोजगार बढ़ाने होंगे। कैपिटल गेन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इक्विटी मार्केट चूंकि इतना ओवरहीटेड हो चुका है तो हो सकता है कि कैपिटल गेन टैक्स की जो दरें हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15% है, लॉन्ग टर्म जो 10% है, उसकी दरों को कुछ बढ़ाया जाए, टिंकरिंग की जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मॉर्गन स्टैनले मानते हैं, उनकी रिपोर्ट बोलती है। साथ ही पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं कि इस बार थोड़ा सा पॉपुलिस्ट बजट होगा और पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ हो सकता है कि सरकार राहत देने की कोशिश करे आम आदमी को। लेकिन मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर और रोजगार बढ़ाने पर फोकस करेगी। उनको आंध्र प्रदेश और बिहार को भी एक कुछ स्पेशल खर्चा उन दोनों प्रदेशों में भी करना है, तो इसलिए पर्सनल इनकम टैक्स पर शायद कट या जो छूट है या ढील है वो कुछ नहीं मिलने वाली है, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है। साथ ही उनका मानना है कि फाइनेंशियल्स, आईटी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल, इन सेक्टर्स पर आपको बुलिश रहना है, बाकी सेक्टर्स पर वो बियरिश हैं। विनीत सर, आप कैसे देखते हैं बजट में, और ये सारी जो हमने बातें कही, इनमें से कौन सी आप बातें इनमें डिफर करते हैं या आपको लगता है कि ये सारी बातें ठीक हैं? कौन कौन सी ठीक हैं? देखिए, मैं थोड़ा एक लंबा सा जवाब दूंगा, थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। जी। अगर आप देखेंगे तो 4 स्टेट्स है जिनके फाइनेंसेस बहुत खराब हो चुके हैं। आपके हैं हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक और अभी केरल, और अभी तेलंगाना में भी पॉपुलिज्म आ गया है। तो आप देखोगे कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को पावर में रहने के लिए ये जो नया फ्रीबीज बांटने का जो सिलसिला तक चला है, एक नया नॉर्म बन गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट्स को काफी स्पेंड करना पड़ेगा और सेंटर में अगर गवर्नमेंट को स्थायी रहना है तो उनको भी सर्वाइवल के लिए पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि आपका जो टिल्ट रहा है बजट में टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने पे, वो थोड़ा डाइवर्ट होके थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड या कैपिटल एसेट फॉर्मेशन थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसके कारण क्या होने वाला है, आपका फिस्कल डेफिसिट जो लूजिंग घटने की ट्राइजेक्टरी पे था
वो शायद वापस बढ़ जाए। दूसरा चीज क्या है, गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसेस भी संभालने हैं, रिसीट साइड, और वो ज्यादा टिंकरिंग आप नहीं कर सकते। तो ये दो दुविधा है गवर्नमेंट के पास। इनके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट को कि वो डाइवेस्टमेंट करे, लेकिन डाइवेस्टमेंट आप करोगे तो बहुत पैसा कैपिटल मार्केट से सकआउट हो सकता है। ऑलरेडी इतना पेपर आ रहा है मार्केट में। तो ये सारी चीजें को संभल के चलना पड़ेगा। और इसके पीछे मुझे लगता है कि पॉपुलिज्म, थोड़ा इन्फ्लेशन और कम स्पेंड ऑन ऑन एसेट क्रिएशन की वजह से थोड़ा सा बजट ज्यादा पॉपुलिस्ट और कम केपेक्स इंटेंसिव आते हुए हमें नजर आता है। जी, तो सर इस समय कौन से शेयर्स हैं या कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कि आपने फोकस किया हुआ है? तो मैक्सिमम फोकस आपका एफएमसीजी पे होना चाहिए। ओके। एफएमसीजी, कंजम्पशन और इत्यादि सेक्टर जो डायरेक्टली रिस्पॉन्स होते हैं। हमें फर्टिलाइजर्स में काफी अच्छा लगता है, ओके। और एग्रोकेमिकल्स और थोड़े डिफेंसिव जैसे आपके फार्मा सेक्टर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर का मानना है कि एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र और फार्मा, ये तीन थीम ऐसी रहनी चाहिए जो कि बजट को लेकर आप फोकस में रख सकते हैं। हालांकि मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि फाइनेंशियल्स, आईटी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी तो लगभग सर की चॉइस से मिल गया। फाइनेंशियल्स और आईटी उन्होंने फोकस करने के लिए बोला है। कुछ एक रिजल्ट्स के लिए बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं, रेखा जी। रेखा जी, हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। रेखा मैम, पूछिए अपना सवाल। लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है उनके साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। क्या कुछ उन्होंने पूछा है? डेल्टा कॉर्प के 211 शेयर हैं 183 के भाव पर। विनीत सर, कल इसके रिजल्ट्स आए थे, इंटरेस्टिंग रिजल्ट थे। प्रॉफिट गिरा था, देखने से तो ऐसा लग रहा था कि इनका 68% प्रॉफिट गिरा है, लेकिन उसमें जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये था कि जो Q4 के रिजल्ट्स थे उसमें 71 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसमें 50 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था। तो अगर Q4 के रिजल्ट्स को नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 20-21 करोड़ का ही प्रॉफिट बैठेगा, और वह उतना ही प्रॉफिट इन्होंने जब अपने Q1 के रिजल्ट्स दिए तब दिया है, करीब 22 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो सर मार्केट ने शायद इनके बाद में लेटर स्टेज पर शायद Q-on-Q रिजल्ट्स को एनालाइज किया, और मार्केट में एक अच्छी रिकवरी इस काउंटर पर देखने के लिए मिली थी। कल एक समय पर ये 5% नीचे था, और बाद में ये बंद जब हुआ तो ये ग्रीन निशान में अच्छे से बंद हुआ। क्या करना चाहिए सर अब? देखिए, डेल्टा कॉर्प एक यूनिक प्ले है जो आपके कैसीनोज को और एंटरटेनमेंट के फील्ड में है, और हमें लगता है कि वर्स्ट हैज बीन फैक्टर्ड इनटू द प्राइस, और आगे जाके हमें लगता है कि इंप्रूव ही करता रहेगा। तो अगर आप ये काउंटर में निवेश करते हो, इसमें हाई रिस्क और हाई गेन आ सकता है, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रख के आप जरूर इसमें निवेश करें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर रेखा जी, आपको सवाल का उत्तर मिल गया मैम। कुछ एक और रिजल्ट्स वाले काउंटर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। एक बार देखते हैं रिजल्ट्स टाटा एलेक्साई के, जिसके कि Q1 रिजल्ट्स कल मार्केट बंद होने के बाद आते हुए दिखाई दी। रेवेन्यूज़ में तो जंप 2.1% का देखने के लिए मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट 6.5% डाउन देखने के लिए मिला ऑन ए Q-on-Q बेसिस। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर है, खासतौर से उनके हेल्थ केयर वर्टिकल को लेकर, जहां पर कि उन्होंने कहा कि जो ये हमारा वर्टिकल उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहां से कुछ आने वाला समय ठीक रहेगा। विनीत सर, आप कैसे देखते हैं टाटा एलेक्साई को? टाटा एलेक्साई के नतीजे आए थे वो काफी डिसअपॉइंटिंग थे। ओके। लेकिन देवर इन लाइन, और आगे जो इन्होंने गाइडेंस दी है कि यहाँ से पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, तो हम ये काउंटर को और एक क्वार्टर रिव्यू करना चाहेंगे बिफोर मेकिंग बुलिश डिसीजन ऑन द स्टॉक। जी, एक और कंपनी के रिजल्ट कल आए थे, SG फिनसर्व। इसके भी रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कंपनी APL अपोलो ग्रुप से है, और इसके जो रिजल्ट्स आए, नेट इंटरेस्ट इनकम में तो 29% का जंप था, प्रॉफिट में 24% का जंप था, लेकिन Q-on-Q बेसिस पर यही रिजल्ट में करीब डबल डिजिट की डी ग्रोथ थी। लेकिन कल काउंटर रिजल्ट्स आने के बाद पिटा,
और आज एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, करीब 7% ऊपर है। विनीत सर, एस जी फिनसर्व सर, अगर हम एपीएल अपोलो की हिस्ट्री देखें तो इंडिया के पिछले 10 सालों में जो टॉप 10 काउंटर्स आते हैं जिन्होंने की रिटर्न्स दिए, उसमें एपीएल अपोलो का नाम आता है। लेकिन एसजी फिनसर्व का नाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की कोशिश में था, लेकिन ये काउंटर पिछले 1-2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप इसका 1 साल का चार्ट उठाकर देखें, पूरा मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया सर। ये शेयर 42% गिर चुका है। कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को? नहीं, आप देखोगे तो ये न्यूअर लोज ही बना रहा है। तो जब तक ये काउंटर में पॉजिटिविटी ना आ जाए, ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है, तब तक आप इसमें निवेश ना करें, नंबर वन। नंबर टू, इसकी परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक रही है, लेकिन ये सस्टेन होनी चाहिए और 1-2 क्वार्टर, तभी हम इसके ऊपर कोई राय दे पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी इसमें परफॉर्मेंस सुधारना होगा कंपनी को, और यहाँ पर जब ही सर कुछ राय दे पाएंगे। ट्रेंड रिवर्सल जरूरी ऑन चार्ट्स भी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 72 शेयर हैं जी। सर, मैं इसको बाई और होल्ड की सलाह चाह रहा हूँ, बाई करूँ या होल्ड रखूँ? जी बिल्कुल। विनीत सर, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर हमने देखा कि डिफेंस, गवर्नमेंट से जुड़े हुए शिपिंग शेयर, सभी में इनमें अच्छी मूव देखने के लिए मिले। सर, क्या आपकी राय रहेगी इस काउंटर पर? आप इसमें होल्ड रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप इसको होल्ड रखें सर, और इसमें एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें आप। वो हम टेक्निकल चार्टिस्ट जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे ले लेंगे, क्योंकि विनीत सर जनरली फंडामेंटल राय देते हैं। तो विनीत सर की राय पर आप कायम रह सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस विनीत सर तो नहीं देते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन विनीत सर एक टेंटेटिव आइडिया की वैल्यूएशन वाइज कौन से लेवल्स होंगे जहाँ पर कि थोड़ा सा ये खराब हो सकता है? नहीं, देखिए, आपको है ना, आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो इसमें क्या है ना, ये स्टॉक बहुत एग्रेसिवली, बहुत फास्ट ऊपर चला गया है। तो आप है ना 5% के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ओके। अगर ये 5% से ज्यादा गिरता है और 2-3 दिन उसके नीचे ही ट्रेड करता है, तो आपको फिर निकल जाना चाहिए। जी। एक क्वेश्चन मिला है अभिषेक शर्मा जी का, ये पूछ रहे हैं कि सर एआईए इंजीनियरिंग 6 से 9 महीने का व्यू आपका चाहते हैं। डेफिनेटली, देखिए, माइनिंग सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसके पीछे हमें लगता है कि एआईए इंजीनियरिंग भी काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा आगे जाकर। जी। और सर सियाराम मीना जी का सवाल है कोल इंडिया पर। ये काउंटर 484 का लिया हुआ है इन्होंने, आपका व्यू जानना चाहते हैं। ये देखिए, इंडिया में पावर की डिमांड तो बढ़ी रही है, और जिस तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लाइफस्टाइल्स बढ़ रही है, एस्पिरेशनल इनकम्स भी बढ़ रहे हैं, और डेटा सेंटर्स को खास करके थ्रस्ट आ रहा है, और ईवी की वजह से आपका कोल पावर डिमांड बढ़ने वाला है, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको कोल और रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। कोल का संख्या बढ़ती रहेगी, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा फायदा हो जाएगा आने वाले 2 से 3 साल। जी। सर टीसीएस के भी नतीजे हैं आज, और टीसीएस के नतीजों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं टीसीएस के नतीजों की। आज मार्केट बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे, तो नतीजों से अनुमान यही है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनकम में तो करीब 1.6% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन प्रॉफिट्स में करीब 3% का डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है। कैसे पढ़ना चाहिए सर टीसीएस के नतीजे अगर इनलाइन विद एस्टिमेट्स आ जाते हैं, और उसके बाद आईटी सेक्टर पर किस तरह का व्यू बनाना चाहिए? सर, आईटी सेक्टर में दुविधा ये है कि नंबर खराब आते हैं और कमेंट्री बुलिश रहती है, तो हम कमेंट्री से ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देंगे। और हमें लगता है कि जिस तरह से हमने अनुमान किया और एनालिसिस किया है इंटरनेशनली, हमें लगता है कि काफी प्रेशर में आने वाले आईटी स्टॉक्स आगे जाके। हालांकि इसमें एक एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में इनकी जो एआई से वर्टिकल से जो नंबर्स आएंगे वो काफी अच्छे रहने वाले हैं। पर हमें लगता है कि फिलहाल के लिए बहुत रिस्क है आईटी सेक्टर में,
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, स्ट्रीट काफी अलग सोचता है इसके बारे में। और मुझे लगता है कि इंडिया में इतने सारे सेक्टर है जो ग्रोथ बताते हैं, तो उसमें जो सेक्टर को जो ग्लोबल रिस्क है उसमें क्यों निवेश करें। तो हमारा बेरिश व्यू है आईटी स्टॉक्स पे, हम हर भाव में निकल जाने के लिए सलाह देंगे। और ये मैं पिछले 1-1.5 साल से मेंटेन करते आया हूं। और आप देखोगे कि आईटी स्टॉक्स ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है बाकी के सेक्टर्स को। तो ये मेरा व्यू अभी बना ही रहेगा। बिल्कुल। तो सर का मानना है कि अभी आईटी सेक्टर पर कोई भी बढ़त आती है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, आनंद जी जुड़े हैं उड़ीसा से। आनंद जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। पूछिए सर अपना सवाल। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मेरा एटीजेल का 1016 पे 96 शेयर है और मैं रुक सकता हूँ, अभी मैं क्या करूँ? बिल्कुल पूछ लेते हैं। विनीत सर आए हुए हैं और अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ शेयर आ गया, ये तो और अच्छी बात है। सर अदानी टोटल गैस 1000 रुपये से ऊपर के लिए हुए हैं इन्होंने। ये शेयर सर चल नहीं रहे सर। 4 जून के बाद 3 जून को सारे अदानी स्टॉक्स चले थे, बहुत अच्छा चले थे। 4 जून को मार्केट में ठीक है माना कि वॉलेटिलिटी थी, गिरे, उसके बाद रिकवर भी हुए, सारे स्टॉक्स हुए, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स अपने उन लेवल्स पर आ चुके हैं जो कि उनके नए हाईज हैं या पुराने 52 वीक हाई हैं। लेकिन अदानी के कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि 52 वीक हाई की तरफ अप्रोच कर पा रहा है। सर कोई खास रीजन, और अदानी टोटल गैस पर आपका व्यू? तो अडानी टोटल गैस में देखिए, ये ऑलरेडी शेयर है ना, नीचे में कुछ 500 550 रुपया हुआ था, वहां से एकदम एग्रेसिव रैली में ये शेयर डबल हो चुका है। अभी थोड़ा सा नरम ट्रेड कर रहा है, 1000 के आसपास के है इसके रेट्स। और हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए ये यहीं पे रहने वाले हैं बिफोर द ग्रोथ स्टोरी कैचेस अप। जी। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मानस जायसवाल सर जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। मानस सर हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर ये जो मार्केट में आज भी एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने के लिए मिला, हम खुले ऊपर, आज की कैंडल कैसी बन रही है इंट्राडे के लिए सर? कहाँ लेवल सपोर्ट आ रहे हैं? देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है वहां पर बहुत परेशानी नहीं लग रही है। 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है। कल भी 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 24,150 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि वीकनेस दिख रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के पैटर्न को देख लग रहा है कि शायद ये 51,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहिए। लेकिन निफ्टी में अभी तक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लगती है। जी विनीत सर, हम जानते हैं कि समय की कमी है, चलने से पहले सर आपकी कोई स्टॉक पिक्स जो कि आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? स्टॉक पिक्स हमें लगता है कि अगर आप इंडोको रेमेडीज लेते हैं ओके। तो आपको एक हाई ग्रोथ फार्मा शेयर लो वैल्यूएशन में मिल रहा है। ये हमारी नई रिकमेंडेशन है। ओके। हमने रिसेंटली इनिशिएट किया है ये स्टॉक पे, तो आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। इसमें सर अपसाइड लगभग 60 to 70% की है ओवर द नेक्स्ट 2 years। over the next 2 years 60 to 70% decent amount of return the one who invest in this share will be getting। so sir एक ज़बरदस्त आपने कॉल दी है। सर इसमें छोटी अवधि के भी कुछ टारगेट हैं या 2 साल के लिए इसको रखना ही है 60 से 70% के लिए? नहीं, देखिए ये लेवल से ना आपका रिस्क या डाउनसाइड कम है और अपसाइड Okay. काफी अच्छी है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी आप ले सकते हैं उसको। आप 1 साल में आप इसमें 30-40% का भी आप अवसर देख पाओगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंडिको रेमेडीज यहाँ पर 30 से 40% का उछाल 1 साल में, और अगर आप 2 साल के लिए रखते हैं तो 60 to 70% के रिटर्न एक्सपेक्टेड है। विनीत सर आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। बढ़ते हैं मार्केट में इस समय देखें तो 300 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है सेंसेक्स में। निफ्टी करीब 71 पॉइंट गिरकर कामकाज कर रहा है। मानस सर कुछ एक जो रिजल्ट्स वाले शेयर्स हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। बजाज ऑटो सर, ये काउंटर पर भी कुछ स्ट्रेंथ बन नहीं पा रही है। रिजल्ट्स तो ठीक ठाक एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट वीक इसके रिजल्ट होंगे, कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखता है 9600 के आसपास। एक रेजिस्टेंस है, जब तक 9600 के लेवल्स बजाज ऑटो ब्रीच नहीं करेगा
शायद यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा ऊपर के साइड पे, तो खरीदारी केवल 9600 के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 9300 के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं बजाज ऑटो में। जी, एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, अजय सचदेवा जी हैं। अजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर प्लीज। हाँ जी सर, मेरे पास ना GMDC के शेयर्स हैं 465 एट द रेट ऑफ 35। ओके, तो हाँ जी, इसी में पूछना है सर मैं। जी सर, कितना समय दे सकते हैं सर इस काउंटर को? अभी सर 1 महीना दे सकता हूँ उसमें। एक ट्रेडिंग के लिए लिया है मैं। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए लिया था। मानस सर, GMDC सर ट्रेडिंग के लिए ठीक रहेगा 1 महीने के लिए? 465 शेयर हैं, 435 के भाव के, आप 435 मान लीजिए कि सर इनका भाव है, क्या करें सर? देखिए, स्टॉक ने डेली चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 405 रुपए 405 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक आप उम्मीद कर सकते हैं कि 460 तक के भाव आपको GMDC में देखने को मिल सकते हैं। संजीव जाना जी का सवाल है इरिडा पर। सर इरिडा पर बहुत सवाल आते हैं, रोज सवाल आते हैं आई थिंक, और अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो कल आते हुए दिखाई देंगे काउंटर, लेकिन प्री रिजल्ट रैली ऑलरेडी दिखा चुका है, क्या करें सर अब? देखिए, ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे के हिसाब से अगर हमें उस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने हो तो वो 300 रुपए के आसपास आते हैं। 300 रुपए के टारगेट के लिए आप पोजीशन में बने रहिए, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए, 209 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। जी, HAL के शेयर पर सवाल है सर, 5164 की खरीद है लावण्या जी की, इनके पास 3 महीने ये इस काउंटर को और दे सकती हैं, 5500 चल रहा है सर, प्रॉफिट तो है, क्या करना चाहिए इनको? तो केवल अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ 5225 पे स्टॉप लॉस को रिवाइज करके रखिए। 5600 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो कम से कम 6000 के स्तर आपको HAL में देखने को मिल जाएंगे। जी, अनिल सोनकर जी का सवाल है गेल पर, 214 में 300 शेयर लिए हुए हैं, फर्स्ट टारगेट बता दीजिए सर प्लीज। 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 219 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में खड़े रहिए 250 रुपए के टारगेट के लिए। जी, गौरव कुमार जी का सवाल रेमंड पर है, काफ़ी इन्होंने रेमंड पर बहुत बार सवाल पूछा है। गौरव जी, एक बार में ही सवाल ले लिया जाएगा, और रेमंड पर हम डिस्कशन भी कर चुके हैं। विनीत सर ने बता दिया था कि इसमें जो डिमर्जर स्टोरी है वो प्ले आउट होगी और इसमें वैल्यू भी बनेगी, तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है अशोक जी का, वारी एनर्जी पर सर, इसको देखते हैं सर आप, बहुत ज़बरदस्त चला था ये आई थिंक काउंटर। नहीं, मैं स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए इसको बाद में ले लेंगे। एक सवाल मिला है IOC पर, 4% डिविडेंड लास्ट डेट टुडे, और PTL एंटरप्राइजेस 3.75% डिविडेंड लास्ट डेट टुडे। सर इसमें राय क्या लेना चाहते हैं आप, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। इतना सवाल आपने ये बता दिया, इन्फॉर्मेशन है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप अपना सवाल भी पूछ लेते तो अच्छा होता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंशुल शर्मा जी का सवाल है, एक्साइड के शेयर लिए हुए हैं सर 563 रुपये के रेट से, कितना टारगेट रखें और बजट के बाद क्या होगा, कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट्स? देखिए, चार्ट्स तो काफी अच्छे लगते हैं, हालांकि कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन 540 का जो एक कंपाउंड सपोर्ट है उसके ऊपर हो रहा है। मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जब भी 580 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 620 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 539 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। जी, ईशांत पवार जी का सवाल है, RCF, NBCC और IOC पर ले और कहाँ तक जाएगा? तो ये पूछ रहे हैं कि सर RCF, NBCC और IOC ये कहाँ तक जा सकते हैं सर? तो देखिए, RCF का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। 209 रुपए के स्टॉप लॉस से RCF में आप एक पोजीशन बना सकते हैं। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 250 रुपए के आसपास के रहेंगे। NBCC को होल्ड करिए, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। 172 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए, 205 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। और IOC में तो आज एक ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ पर आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 169 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 185 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी कुछ सवाल और भी आ रहे हैं।
सर रेमंड पर एक बार चार्ट देख लीजिए कि रेमंड में आज किस तरह का मूव बन रहा है ऑन चार्ट्स, काफी सवाल देखिए आ रहे चार्ट्स अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं, तो वो अभी सही व्यू टेक्निकली देना मुश्किल है। हैं जी। आरवीएनएल सर, इस पर काफ़ी सवाल आते हैं। कल एक बहुत ज़बरदस्त मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिला था, डिस्पाइट द फैक्ट कि रेलवे शेयर्स में कुछ पिटाई हो रही थी, लेकिन आरवीएनएल चला। 880 क्वांटिटी है, एक हमारे दर्शक हैं मुकेश कुमार जी, इनके पास क्या करना चाहिए सर? इन्होंने प्राइस नहीं दिया लेकिन। देखिए केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 549 करें, नए जोन में है। उम्मीद कर सकते हैं कि 720 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय यहाँ नहीं रहेगी। फ्रेश खरीदारी की राय यहाँ पर नहीं रहेगी। बाजार बोलता है मैं तो यहीं पर विराम देते हैं।